वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम भारत की आज़ादी में भाग लेने वाली महिलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी क्रम में आज हम जिस वीरांगना की बात करने जा रहे हैं, जिस क्रांतिकारी की बात करने जा रहे हैं, जिस महिला क्रांतिकारी की बात करने जा रहे हैं, उनका नाम राजकुमारी अमृता कौर है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को पंजाब के कपूरथला राजघराने में हुआ था और इनके पिता का नाम हरनाम सिंह था और उन्होंने बचपन में ही ईसाई धर्म को अपना लिया था। अमृता कौर की जो प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई घर से हुई और उसके पश्चात उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए इंग्लैंड के डोरसेटशायर के सोरबोन स्कूल से हुई। उनकी उच्च शिक्षा इन्होंने लंदन और ऑक्सफोर्ड से पूरी की है। 20 वर्ष की आयु में शिक्षा पूरी करने के पश्चात वह भारत लौट आईं और भारत आने के पश्चात वह सबसे ज़्यादा जिसके विचारों से प्रभावित थीं वो कोई और नहीं, गांधी जी ही थे। वह गांधी जी के आश्रम में शामिल भी होना चाहती थी, लेकिन प्रारंभ में गांधी जी ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि उनके माता अमृता जी के माता पिता भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे और गांधी जी को भी नहीं लगता था कि वो अभी बहुत ज़्यादा भौतिकता से अपने आप को अलग कर सकें। जब वह भारत लौट कर आईं तो उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए अनेकों कार्य किए, जिसमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी परंपरा जैसी जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं इनको दूर करने में इन्होंने अथक प्रयास किए। 1927 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सह स्थापना की और 1930 तक वह इसकी सचिव बनी और 1933 में अध्यक्ष भी बनी। वर्ष 1934 में वह गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में शामिल हो गई और 1930 के दशक तक उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान प्रारंभ हो गया था। वह रैमसे मैकडोनाल्ड के 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड की उन्होंने कड़ी निंदा की और जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों को अलग अलग निर्वाचिकाएं प्रदान की गईं। 1932 के अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में उन्होंने भारत की नारीत्व को प्रभावित करने के लिए पुरस्कार के प्रति भी अपना विरोध दर्ज किया। विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण राजकुमारी अमृता कौर को कई बार जेल भी जाना पड़ा। नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और 1937 में राजद्रोह के आरोप में भी उन्हें जेल जाना पड़ा था। इसके साथ ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। इस दौरान भी वह जेल गई थी जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया क्रांतिकारियों पर, तो इसका उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा। वो अस्वस्थ हो गई और जिसके कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और शिमला में नज़रबंद कर दिया गया था। जब देश को आज़ादी मिल गई उसके पश्चात वो 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी और जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम कैबिनेट में भी शामिल हुई थी और वह 10 साल तक उस पद पर रहीं। वह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला सदस्य भी थी। 1956 में ही उन्होंने संसद में एम्स विधेयक पेश किया था। हम लोग अपने देखते हैं कि एम्स जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी जो शुरुआत की थी उससे संबंधित जो विधेयक था सबसे पहले राजकुमारी अमृता कौर ने ही पेश किया था, जिससे देश में चिकित्सा संबंधी शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके और इसी क्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। वह नर्सिंग व्यवसाय की भी समर्थक थी और उन्होंने कई नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना पर बल दिया। उनका जो प्रमुख कार्य था वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही था। 1945 और 46 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की वे अब उपनेता थीं। वर्ष 1950 में वे विश्व स्वास्थ्य सभा की पहली महिला और पहली एशियाई अध्यक्ष भी बनी और 1948 और से लेकर 53 के बीच कई बार वह विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत के प्रतिनिधि मंडल का उन्होंने नेतृत्व भी किया है। वह भारत में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की संस्थापक सदस्य भी रही हैं और इसकी अध्यक्ष भी रहीं और 1957 में उन्हें इस क्षेत्र में उनकी लंबी और समर्पित सेवा के लिए कोर्ट बर्नाडोट गोल्ड मेडल से लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया था। बाद में वो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष भी बनी। उन्होंने भारतीय कुष्ठ रोग संघ और क्षय रोग संघ में अध्यक्ष का पद भी संभाला है। वह सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा के समर्थक थी। विशेष रूप से वह महिला शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। वह ननकाना साहिब एजुकेशन ट्रस्ट और हिंदुस्तानी तालीमी संघ के न्यासी बोर्ड में शामिल थीं। वह दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में से एक थीं। उन्होंने बच्चों के कल्याण को बढ़ाने के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना की, जिसकी वह 1948 से 58 तक प्रथम अध्यक्ष रहीं। 1956 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया। इनका निधन 75 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में हुआ। इनके द्वारा कुछ रचित पुस्तकें भी हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। पहला है वुमेन ऑफ इंडिया जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी, चैलेंज टू वुमेन 1946 में, टू वुमेन 1948 में और गांधी एंड वुमेन। थैंक यू फॉर